Hello, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं जो कि टॉपिक का नाम है द सेल, और इसमें सेल डिवीज़न से भी कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, और इनको हम लोग जानेंगे किस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कैसी सेल थी ये? तो ये डेड सेल थी। ठीक है, ये पस सेल से खोजी गई थी, या हम कहें कि जो बॉटल की कार्क है उस बॉटल की कार्क से इसको खोजा गया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। जो सेल थ्योरी है यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल इज। जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सोसाइडियल बैग। ठीक है, किसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम होते हैं। ये कौन होते हैं? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, या सेल मेम्ब्रेन है तो कैसी है सेल मेम्ब्रेन? तो सेमी परमिएबल होती है। जो कोशिका है उस कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है डीएनए इज प्रेजेंट इन। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ मिलेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है विच इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या अनुपस्थित होता है? तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। क्या नहीं मिलता? सेंट्रियोल नहीं मिलता। सेल वॉल पाई जाती, प्लास्टिड होते, वैक्यूल होते। ठीक है, लेकिन सेंट्रियोल यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूनिट ऑफ लाइफ इज। जीवन की इकाई है, तो जीवन की इकाई कौन है? तो कोशिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑर्गेनेल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, या प्रोटीन संश्लेषण में कौन हेल्प करता है? कौन सा ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो हेल्प करता है? तो यहाँ पर ये जो है आपका आंसर सही होगा राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, जो 80 इस टाइप के राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम पाए जाने के कारण इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ईआर के ऊपर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उसी राइबोसोम पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेल वॉल इज मेड ऑफ। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बिल्कुल सही बात है कि सेलुलोज की होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की। जो कोशिका भित्ति बनी है यानी जो सेल वॉल बनी है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेकिन ये प्लांट में होता है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की है। लेकिन अगर कहा जाए एनिमल में क्या सेल वॉल होती है? तो एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, तो बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई। नाभिक की खोज किसने की, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो ब्राउन ने की। किसने किया? ब्राउन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज गिवन बाई। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में। 1972 में। ठीक है, 1972 में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइट ऑफ रेस्पायरेशन इज। श्वसन का स्थान क्या है? तो श्वसन का स्थान क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राइबोसोम आर मेड ऑफ। राइबोसोम बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है गोल्गी ऑपरेचर्स फंक्शन इन। गोल्गी ऑपरेचर्स का कार्य क्या है? तो गोल्गी ऑपरेचर्स का कार्य है पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16
वैक्यूल इज लार्ज इन, जो वैक्यूल बड़ा है वो होता है, तो बड़ा वैक्यूल कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो पाए जाएंगे तो बहुत छोटे होंगे, नहीं पाए वैसे तो जनरली इसमें पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर पाए भी गए तो वो स्मॉल होते हैं प्लांट सेल की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, लार्ज वैक्यूल कहा जाता है। बैक्टीरिया में वैक्यूल होते नहीं, और जो वायरस है वो तो केवल न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच इज़ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो नॉन लिविंग होता है? कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? तो कोशिका का निर्जीव भाग है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या है? ये निर्जीव भाग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डिफ्यूजन इज, विसरण क्या है? तो विसरण एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है? डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर इतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑस्मोसिस अकर्स थ्रो, जो ऑस्मोसिस होता है वो किससे होता है? ठीक है, तो किससे होता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में होता क्या है? ऑस्मोसिस में जो वाटर है, वो वाटर जो है जहाँ ज़्यादा जल होता है, ज़्यादा जल कम जल की तरफ मूव करता है, लेकिन केवल वाटर के अणु ही जाते हैं, उसमें सोल्यूट के अणु मूव नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्लास्टिड आर फाउंड इन, प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह पर इसमें न्यूक्लियाइड पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? लिपिड और प्रोटीन की, किसकी? लिपिड और प्रोटीन की, इसलिए लाइपोप्रोटीन बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 लाइसोसोम कंटेन्स, लाइसोसोम में क्या होता है? तो लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो कि बच्चे जो शेष आया हुआ जो मटेरियल है उसमें, उसको वो एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 25 क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन, सेंट्रोसोम कहाँ होता है? तो सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? एनिमल सेल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में कहाँ काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कह रहा है स्मूथ ईआर सिंथेसाइजेज, स्मूथ ईआर क्या बनाता है? यानी तो ये लिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिपिड का। इसको बोला जाता है SER, ठीक है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है, यानी फैट सिंथेसिस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रफ ER हैज, रफ ER में क्या होता है? तो रफ ER पर आपका राइबोसोम होता है, और राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम बने होते हैं, तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। DNA होगा और हिस्टोन प्रोटीन होगी, इससे बने होंगे कौन? क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सेल डिवीजन इज, सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, तो ये कोशिका विभाजन क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि मियोसिस, तो मियोसिस कहाँ? रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं वहाँ पर मियोसिस होती है, ठीक है। लेकिन जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उन सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है। तो इसीलिए सेल डिवीजन क्या है? तो सेल डिवीजन एक रिप्रोडक्शन भी है, और कह लें तो ग्रोथ भी है। अगर माइटोसिस होगी तो ग्रोथ होगा, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो डाउट में है, ठीक है। क्योंकि जो माइटोसिस होगी तो ग्रोथ होगी, और अगर मियोसिस होगी तो वो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, ठीक है। यानी 2n सेल से एन की 4 सेल बनाएगा। कितनी सेल बनाएगा? 4 सेल, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव की कहानी है। और 2n से अगर 2n की 2 सेल बन रही हैं,
2n की अगर 2 सेल बन रही हैं तो वो कहलाएगी माइटोसिस। तो माइटोसिस अगर होगी तो ग्रोथ होगा, और अगर मियोसिस होगी तो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर समझिएगा, दोनों आंसर सही होंगे। सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन दोनों में काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। माइटोसिस अकर्स इन, जो माइटोसिस है वो कहाँ पाई जाती है? तो माइटोसिस सोमैटिक सेल में होती है। अभी हमने बताया जो माइटोसिस होगी वो सोमैटिक सेल में होगी, जिससे कि एक सेल से दो सेल, दो से चार, और वो भी कैसी, समान गुणसूत्रों की सेल आपस में एकत्र होकर के एक मास ऑफ सेल बनाएंगी, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, चलिए जर्म सेल जो होंगी वहाँ पर मियोसिस होगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो मियोसिस है रिड्यूस, मियोसिस क्या घटाता है? तो मियोसिस जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होंगे, जब 2n की सेल है तो उसमें जब मियोसिस हो जाएगी तो n की सेल बनेंगी। ठीक है, कितनी, 4 सेल बनेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुई मियोसिस। ठीक है, ये कहाँ हो रही है, ये रिप्रोडक्टिव सेल में हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन कह रहा है एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, जो एटीपी है वो कहाँ बनता है? एटीपी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म इज, साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है? तो ये सेमी फ्लूइड है। ये क्या है, ये सेमी फ्लूइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पराक्सीसोम फंक्शन इन, पराक्सीसोम का कार्य क्या है? तो पराक्सीसोम का कार्य क्या है? तो पराक्सीसोम का कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी यहाँ पर टॉक्सिक पदार्थ बनने से उसको इनहिबिट करता है, टॉक्सिक पदार्थ नहीं बनने देता है। ठीक है, तो ये पराक्सीसोम का जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या है? तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है सेल थ्योरी एक्सक्लूड्स, कोशिका सिद्धांत किसे शामिल नहीं करता? तो कोशिका सिद्धांत वायरस को शामिल नहीं करता, क्योंकि सेल थ्योरी को ये इनहिबिट करता है, सेल थ्योरी को ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, ऐसे कह लीजिए कि जो सेल थ्योरी है उसको वायरस फॉलो नहीं करता, क्योंकि वायरस जब जीवित सेल में जाएंगे, लिविंग सेल में जाएंगे, तब तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अन्यथा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली है लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, रिज्ड। तो ये प्लाज्मा झिल्ली लिविंग होती है। कैसी होती है? लिविंग। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है टोनोप्लास्ट सराउंडेड, तो टोनोप्लास्ट सराउंडेड होता है कहाँ? वैक्यूल के चारों तरफ की जो झिल्ली है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 कह रहा है क्रोमेटिन इज, क्रोमेटिन क्या है? तो क्रोमेटिन क्या होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, ये क्रोमेटिन कहलाते हैं, ये थ्रेड टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 सेल साइकिल इंक्लूड्स, कोशिका चक्र में शामिल है। तो कोशिका चक्र में क्या शामिल है? तो कोशिका चक्र में शामिल है बॉथ, बॉथ का मतलब क्या? ए और बी दोनों, यानी इंटरफेज भी और एम फेज भी। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल तैयार होती है डिवीजन के लिए, और एम फेज में ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये इंटरफेज और एम फेज ये दोनों सेल साइकिल में इंक्लूड हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जीवन फेजिज, जीवन अवस्था क्या है? तो जीवन अवस्था क्या है? तो जीवन अवस्था ये ग्रोथ को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? जीवन जो फेज है वो ग्रोथ को दर्शाती है। ठीक है, यहीं पर एस फेज क्या है? एस फेज इज फॉर, एस अवस्था में होता है तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट, यानी रेप्लिका मीन्स एक कॉपी बनती है। ठीक है, तो एक नया डीएनए बनकर तैयार होता है। जब डिवीजन होता है तो नया डीएनए और जो पुराना डीएनए है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दो सेल बन जाती हैं। ठीक है, तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है G2 फेज प्रिपेयर फॉर, G2 अवस्था किसके लिए तैयार होती है? तो G2 अवस्था जो है वो डिवीजन के लिए, किसके लिए? डिवीजन के लिए। ठीक है, G2 अवस्था
प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, किसके? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स। साइटोस्केलेटन्स क्या देता है? तो साइटोस्केलेटन्स क्या देगा हमें? तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो हमको शेप देता है, बॉडी का आकार देता है। ठीक है, सेल को कैसे बनना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है फ्लैजिला हेल्प इन। जो फ्लैजिला हैं वो हेल्प करते हैं, तो किस चीज़ में हेल्प करते हैं फ्लैजिला? तो फ्लैजिला हेल्प करते हैं मूवमेंट में। कहाँ? मूवमेंट में, गति करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सीलिया और सीलिया क्या हैं? तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है इंक्लूजन बॉडी आर। जो इंक्लूजन बॉडी हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं? नॉन लिविंग है, लिविंग है, एक्टिव है या डिवाइडिंग। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग, इंक्लूजन जो बॉडी होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, ये कहाँ? साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जिनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है सेल साइज डिपेंड ऑन। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो उसके फंक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका का जो साइज है उसके फंक्शन के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में कोई नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।